Good morning, students. How are you? I hope you all will be fine at your home. Welcome to this video today. आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है. Today we will read a most important poem from the class 10th, A Tiger in the Zoo. इस कविता में हम एक टाइगर जो कवि है उसकी सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे टाइगर अगर पिंजरे में बंद होता है तो उसकी स्थिति क्या है, और अगर वो फ्री है, आज़ाद है, जैसे नेचुरल इनहेबिटेंट होता है, जंगल में रहता है, तो तब वो कैसा महसूस करता है. इस पोइम के माध्यम से कवि ये बताना भी चाहता है कि स्वतंत्रता, लिबर्टी कितनी ज़रूरी होती है हर एक के लिए. हम जानवरों को कई बार अपने मनोरंजन के लिए, अपने हित के लिए, या चिड़ियाघर के जू वाले कुछ पैसे कमाने के लिए उनको पिंजरों में रखते हैं, उनको जू में रखते हैं, ये उनकी आज़ादी छीनते हैं. ये इनके लिए बहुत ही बुरा होता है. आज़ादी हर किसी को पसंद है. तो उनकी सिचुएशन कैसी होती है, इस पोइम के माध्यम से पोइट ने ये बताने की कोशिश की है. तो आज हम इस पोइम में ये पढ़ेंगे और देखेंगे कि टाइगर की सिचुएशन कैसी है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर यू रीड, this poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in the natural habitat. इस कविता में एक टाइगर की नेचुरल जो हैबिटेट अर्थात प्राकृतिक आवास में रहना और एक चिड़ियाघर में रहना, इन दोनों की ये कविता तुलना करती है. द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू. कविता पहले जू से जंगल जाती है, फिर वापस जंगल से जू आती है. रीड द पोइम साइलेंटली वंस. एक बार धीरे से इस पोइम को पढ़ो. एंड से विथ स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू. और बताओ कि कौन सा स्टेंजा जो टाइगर जू में है उसके बारे में बताता है. एंड विच वन स्पीक्स अबाउट द टाइगर इन द जंगल. और कौन सा पैसेज उस टाइगर के बारे में बताता है जो जंगल में है. अगर आप एक साइलेंटली एक बार पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा. ये स्टूडेंट एक्टिविटी है, या आपको खुद पढ़ना है. अगर आप खुद पढ़कर देखना चाहते हैं तो पोइम को यहीं रोक कर आप पहले अपनी बुक में पढ़कर साइलेंटली अनुमान लगाने की कोशिश करें कि किस पैसेज में जू वाला टाइगर बताया है और किस पैसेज में जंगल वाला. ओके, लेट्स स्टार्ट. पैसेज फर्स्ट. ही स्टॉक्स इन हिज वीड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. ही स्टॉक्स होता है अकड़ कर चलना. वो चलता है अकड़ कर, धीरे से चलना. वो अकड़ कर धीरे से चलता है. इन हिज वीड स्ट्रिप्स, अपनी वीड होता है साफ, स्पष्ट, स्ट्रिप्स पट्टियों, अपनी उन साफ पट्टियों के साथ जो टाइगर के ऊपर होती है, शरीर के ऊपर होती है, उन धारियों के साथ वो अकड़ कर चलता है कुछ कदम ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की. वो अपने पिंजरे में कुछ कदम अकड़ कर धारियों के साथ वो चलता है. On pads of velvet quiet in his quiet rays. किस पर? On the pads उसके पंजे, of velvet quiet, जो कि मखमली गद्दे पर. अर्थात यहाँ पर उसके पैरों की तुलना ऐसे की गई है जैसे मखमल होता है, उसके पैर भी नीचे से ऐसे ही सॉफ्ट होते हैं, ऐसे होते हैं मखमली. तो अपने मखमली उस गद्दी पर, पैरों को, पंजों को बताया मखमली गंदा. यहाँ पर जो ये पैड्स वेलवेट क्वाइट है, ये तुलना की गई है, यानी मेटाफोर यूज किया गया है. तो उन मखमली गद्दों पर इन हिज क्वाइट रेज, शांति से, क्वाइट हो शांति से, रेज माने गुस्से में, शांति से चुपचाप गुस्से में अपने मखमली कदमों पर वो अपने पिंजरों के कुछ कदम शान से चलता है. अर्थात यहाँ पर इसमें दो वर्ड भी यूज किए गए हैं, क्वाइट एंड क्वाइट.
यहाँ पर पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट अर्थात शांति से अपने मखमली कदमों पर, और फिर शांति से अपने गुस्से में, अर्थात यहाँ वर्ड 2 बार यूज़ किया गया है तो उस पर एम्फेसिस किया गया है, जोर दिया गया है, ठीक है। और इसमें अब कुछ अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो रिपीटेशन आया है वर्ड क्वाइट। फिर अभी मैंने बताया था मेटाफोर आया है पैड्स ऑफ वेलवेट, ये मेटाफोर है। फिर ही स्टॉक्स, ही यहाँ पर आया है, ही किसी आदमी के लिए यूज़ होता है लेकिन यहाँ टाइगर के लिए, अर्थात ये पर्सनिफिकेशन आया है, पर्सनिफिकेशन किया गया है। फिर लास्ट की लाइन है क्वाइट रेज, क्वाइट होता है शांति से और रेज होता है गुस्सा, 2 अपोजिट वर्ड। जब 2 अपोजिट वर्ड एक सेम अर्थ प्रेजेंट करें तो वो ऑक्सीमोरन होता है, ऑक्सीमोरन। आपने अगर फिगर ऑफ स्पीच को ज़्यादा अच्छे से समझना है तो आप मेरी फिगर ऑफ स्पीच वाली वीडियो जाकर देखें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पैसेज में कुछ पर्सनिफिकेशन, मेटाफोर, रिपीटेशन, ऑक्सीमोरन जैसे फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए गए हैं। और पहले पैसेज में क्या बताया है, कौन सी स्थिति को बताया है, पिंजरे के अंदर वाले टाइगर को, जब वो अपनी मखमली गद्दी पर चुपचाप शांत गुस्से से साफ दिखाई देने वाली धारियों के साथ पिंजरे में कुछ कदम चलता है। नेक्स्ट है he should be lurking in the shadow, sliding through long grasses near the water hole where plump deer pass. He should be lurking in the shadow. उसे छुप जाना चाहिए। लर्किंग मीन्स होता है छुपना, उसे छुपना चाहिए। इन शैडो, छाया में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रासेस, फिसलते हुए, स्लाइडिंग और फिसलना, फिसलते हुए लंबी घास में, उसे फिसलते हुए लंबी घास में छिप जाना चाहिए। नियर द वाटर होल, पानी के झरने के पास, पानी के झरने के नज़दीक। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर उसे वो प्लम्प, जो मोटे ताजे जो हिरन है वो गुजरते हैं। अर्थात सेकंड पैसेज किसके बारे में बताया है, जो नेचुरल हैबिटेंट होते हैं, जो नेचुरल जंगल में रहने वाले टाइगर्स हैं, उनके बारे में बताया है कि उन्हें ना जो लंबी घास है उसमें फिसल कर छुप जाना चाहिए, पानी के झरने के पास या पानी के होल के पास, जहाँ भी पानी का तालाब है कोई, उसके पास, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं। नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। अच्छा हाँ, इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज़ किया गया है, जैसे इसी मिला लो, एस शुड, एस इस मीन्स एलिट्रेशन है, बार बार जब शब्दों को एक सेम साउंड की हो, या फिर प्लम्प में पी और पास में पी, तो ये एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पैसेज देखेंगे। He should be snarling around houses at the jungle edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling. उसे गुर्राना चाहिए, स्नर्लिंग हो गुर्राना, उसे गुर्राना चाहिए अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास, एट द जंगल एज, जो जंगल के किनारों पर बसे हुए घर हैं उनके आसपास उन्हें गुर्राना चाहिए, क्योंकि ये उसका नेचुरल काम है टाइगर का, ये उसकी नेचुरल आदत है, वो उसको करनी चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फेंग्स, अपने उन सफ़ेद दांतों के जबड़ों को दिखाते हुए, टेरराइजिंग द विलेज, गांव वासियों को आतंकित करते हुए उसे वहाँ पर घूमना चाहिए। स्नर्लिंग, उसे जो जंगल के किनारों पर बसे हुए घर हैं
उनके पास गरजना चाहिए, स्नेरलिंग गुर्राना चाहिए, अपने सफ़ेद दांतों वाले जबड़ों को दिखाते हुए गांव वासियों को डराना चाहिए। ये उसकी, अब ये कविता क्यों कह रहा है भाई गांव वासियों को डराना चाहिए? क्यों? वो मतलब इंटेंशनली नहीं, ये उसकी हैबिट है, नेचुरल हैबिट है। टाइगर ऐसा करता है तभी तो वो टाइगर हुआ। अगर वो पिंजरे में बंद है तो वो नेचुरल नहीं रहेगा, जो उसका नेचुरल प्रोसेस है। तो कवि कहता है कि उसको अपना जो नेचुरल काम है वो करना चाहिए। गांव जो जंगल किनारों पर या जंगल से कुछ दूर जो घर बसे हुए हैं वहाँ पर गुर्राना चाहिए और अपने दांतों के सफ़ेद जबड़ों को और पंजों को दिखाते हुए गांव वासियों को आतंकित करते हुए घूमना चाहिए। अर्थात सेकंड सिचुएशन बताती कि कैसे होते टाइगर ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, बट ही इज लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, लेकिन वो कंक्रीट की, सीमेंट की बनी हुई इस कोठरी में बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी शक्ति तो बार जो सलाखें हैं उनके पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, जो नाप रहा है, चहलकदमी कर रहा है, द लेंथ ऑफ हिज केस, अपने उस पिंजरे की लेंथ को माप रहा है, चल रहा है उस पर। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ आने वाले आगंतुकों को नज़रअंदाज कर रहा है। अर्थात वहाँ जो दर्शक हैं उनकी बगैर परवाह किए वो पिंजरे की लंबाई को अकड़ कर माप रहा है, चल रहा है। इस रूम में भी आधा वर्ड स्टॉक। तो यहाँ पर बताया है कि कैसे सिचुएशन पिंजरे के अंदर है, वो अपनी शक्ति, जो उसकी शक्ति है, वो कंक्रीट की बनी हुई कोठरी के अंदर सलाखों के पीछे छिपी है, और वो हिज केज, अपने पिंजरे में उस आगंतुकों को, विजिटर्स को नकारते हुए, इग्नोर करते हुए, अकड़ कर उस लेंथ को मतलब पूरा करता है, चहलकदमी करता है। इसमें भी कंक्रीट सेल सी आया है, तो यानी एलिट्रेशन है। ओके, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, लास्ट पैसेज। He hears the last voice at night, वो रात को अंतिम आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, उस गश्त लगाने वाली कार को, अर्थात कौन सी कार? जो चिड़ियाघर में होती है, जो चिड़ियाघर इनके जू के रखवाले होते हैं, वो देखने आते हैं कि भाई किसी प्रकार की कोई दिक्कत छोटी मोटी ना हो, या जो भी हो, या कुछ खाने का प्रबंध ना हो या है नहीं हुआ है, तो वो पेट्रोलिंग कार्स हैं, उनकी अंतिम आवाज़ को वो रात को सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी इन चमकीली आँखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, उन चमकीले सितारों की ओर, चमकदार तारों की ओर घूरता है। अर्थात यहाँ पर दो बार ब्रिलियंट यूज़ किया गया है। जैसे पहले पैसेज में क्वाइट यूज़ किया गया था 2 बार, तो यहाँ ब्रिलियंट यूज़ है। अर्थात उसकी आंखें इतनी ही चमकदार हैं जितने चमकदार सितारे हैं। अर्थात उसकी आंखों में अभी भी आज़ादी के सपने हैं। तो और इसके अलावा यहाँ पर एम्फसिस भी या जोर भी देने के लिए कवि ने इसका यूज़ किया गया है। दोनों शब्दों का है तो रिपीटेशन हुआ है। और इसके अलावा जो ही यूज़ किया गया है तो जाहिर बात पर्सनिफिकेशन भी यूज़ किया गया है। ठीक है, तो क्या हुआ था? अंतिम पैसेज किस सिचुएशन के बारे में बताता है? जो पिंजरे में है, वो कैसे रात को अपनी उन चमकीली आँखों से सितारों की ओर देखता है, उस पेट्रोलिंग कार की अंतिम आवाज़ को सुनते हुए, जिसकी आंखों में अभी भी आज़ादी के सपने हैं कि शायद वो दिन आएगा जब वो कभी आज़ाद हो पाएगा और जंगल में अपने नेचुरल जीवन जी पाएगा। तो इस पैसेज में, पहले पैसेज में और तीसरे और चौथे और पाँचवें में, तो फर्स्ट, फोर्थ और फिफ्थ 3 पैसेज में जो
जू वाला टाइगर है उसके बारे में बताया है पोइट ने, और सेकंड और थर्ड पैसेज में जंगल वाले टाइगर के बारे में बताया है। कुछ फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया गया है अपनी कविता में पोइट ने, और कुछ शब्दों को भी जोड़ देने के लिए, प्रभाव बढ़ाने के लिए, एम्फसिस डालने के लिए, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, क्वाइट, क्वाइट, इनका भी रिपीटेशन का भी यूज़ किया गया है वर्ड का। और इसके अलावा कवि इन सिचुएशन को यानी आज़ादी की महत्ता को बताता है इस कविता में। ओके। और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में, हाँ ये बताना मैं भूल गया था, इस पैसेज में सभी पांचों के पांचों पैसेज में एक सेम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। फिगर ऑफ स्पीच जैसे पहले कोई भी लास्ट वर्ड देखने होते हैं हमें सभी लाइन के, तो लास्ट जो पहला वर्ड होता है उसके लिए हमेशा आता है ए, फिगर ऑफ स्पीच, नो सॉरी राइमिंग स्कीम, मैं गलत बोल गया। राइमिंग स्कीम जो इसकी है वो कैसी है, सभी में सेम यूज की गई है पांचों पैसेज में। तो पहले वर्ड के लिए हम लगाते हैं ए। अगर दूसरा वर्ड वाक्य का लास्ट वर्ड है वो पहले वाले वर्ड की सेम साउंड है तो ए लिखेंगे दोबारा, नहीं तो फिर बी। नाइट और कार नहीं मिलते तो बी आ गया। आइज़ ये पहले दो से बिल्कुल नहीं मिलता तो सी आ गया। और फोर्थ में है स्टार्स, ये किससे मिलता है, कार से, तो बी से मिलता है तो दोबारा बी का यूज़। तो राइमिंग स्कीम इसमें ए बी सी बी का यूज़ हुआ है। और ये पोइम लिखी थी लेस्ली नॉरिस ने। ओके, आई होप आपको ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर ये पोइम अच्छे से समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो ऐसे ही डाल सकूँ चैनल पे। और अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें या मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।